अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नईम्स वर्चुअल एकेडमी। माय नेम इज़ सैयदा कौन फातिमा। आज हम चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़ में से जिस ऑर्गेनेली को डिस्कस करने लगे हैं वो है गोल्जी बॉडी। इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस भी कहा जाता है। ठीक है। ये जो है गोल्जी बॉडीज़ ये डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। ठीक है। ये होती किस तरह की है? ये डेंसली स्टेन्ड है। ठीक है। रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसका, यानी कि इसका भी थोड़ा थोड़ा जाल सा बिछा हुआ है। रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा, ये कंसिस्ट होती है ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक पर। ठीक है ना। तो क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड जो होते हैं सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो सैक्स होते हैं ना, ये वेरी करते हैं नंबर में। नंबर ऑफ सैक्स जो है ये वेरी करता है, यानी कि किसी सेल में ज़्यादा होगा और किसी सेल में कम होगा। ठीक है। और ये जो सेक्स होते हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर पर हम बात करते हैं। ये देखें, ये वाला जो हमने स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये है न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस से बाहर की तरफ उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ से स्टार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। और इसके आगे जो है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या? गोल्जी बॉडीज़। ये इस तरह की ना, ये जो मैं अब शेप्स बना रही हूँ जो फ्लैट हैं डिस्क लाइक हैं, इन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। इसकी शेप को ना आप यूँ सोच रहे हैं, इसने पीठ की हुई है, यानी कि ना इसने इस तरफ मुँह किया हुआ है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ना गोल्जी बॉडी ने ना पीठ की हुई होती है। ठीक है, कमर की हुई होती है। तो ये वाला जो एरिया होता है और ये वाला एरिया, इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। तो सिस्टर्नी जो है ना, ये अरेंज्ड होती है नियर न्यूक्लियस, उसे कहा जाता है सिस फेस। ऐसे सिस्टर्नी जो न्यूक्लियस के करीब है, ये देखिए ये वाली न्यूक्लियस के करीब है या ये वाली, तो इसे कहा जाता है सिस फेस। और जो ये वाला सिस्टर्नी है इसे कहा जाता है ट्रांस फेस। ठीक है। तो हम यानी स्टार्ट कहते हैं कि डेंसली स्टेन्ड होते हैं, रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट डिस्क लाइक शेप होती है। और इनकी जो ये हैं, ये सिस्टर्नी हैं, ये जो होती हैं ये इनकी नंबर वेरी करते हैं और ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। तो अब इसके नेम्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है जो होगी नियर न्यूक्लियस, ठीक है, उसे कहा जाएगा कन्वेक्स सिस फेस। ठीक है। और जो होगी अपोजिट होगी न्यूक्लियस के दूर होगी, उसे कहा जाएगा कॉनकेव ट्रांस फेस। अच्छा, इसी फेस का एक और नाम है, वो होता है क्या? वो इसके काम की वजह से उसकी पहचान है। ठीक है ना, फॉर्मिंग फेस। और ये इसकी जो गोल्जी बॉडी के ये वाला जो एरिया है इसे कहा जाता है मैच्योरिंग। जैसे कहते हैं ना किसी की काम से ही उसकी पहचान होती है, तो इनका भी ऐसे मैच्योरिंग फेस, यानी इनका नेम इनको याद करना आसान है।
तो क्या होता है कि वेसिकल्स जो होती है ना यहाँ से बन के आते हैं। ये है न्यूक्लियस, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब होता क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, ये प्रोटीन बनाई, वहाँ राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई और इसको अंदर ट्रांसफ़र किया, ठीक है। यहाँ से इसकी ये ट्रांसफ़र होते होते ये आ गया इधर। और ये जो प्रोटीन है इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी होती है वेसिकल्स के अंदर, तो ये थोड़ी सी ये पैकेजिंग हुई, प्रोटीन जो है ना यहाँ आ गई, ठीक है। अब यही प्रोटीन जो है ना ये जाएगी गोल्जी ऑपरेटस की तरफ। गोल्जी ऑपरेटस में ये प्रोटीन देखें ये यहाँ है, ये ऐसे मूव करती हैं, नहीं वेसिकल्स के सॉरी ये जो इनकी वॉल्स है ना इनके ऊपर से मूव करती जाती है और फिर ये देखें ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ चली गई और फिर यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। तो फिर यही वाली जो प्रोटीन है ना इसकी बहुत अच्छी अच्छी पैकेजिंग होगी और ये तैयार हो जाएगी, यानी कि यहाँ इसकी मॉडिफिकेशन होगी और फिर इसने अगर सेल से बाहर जाना है तो ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सेल से बाहर चली जाएगी इस तरह, तैयार होगी। तो असल में जो फंक्शन है ना गोल्जी बॉडी का वो यही है कि मॉडिफिकेशन होती है ऑफ प्रोटीन और लिपिड्स की। अब लिपिड की हमने क्या करना है, लिपिड कहाँ पे तैयार होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या स्मूथ में, स्मूथ में तैयार होता है। तो यहाँ पर ना ये प्रोटीन थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना लिपिड तैयार हो रहा है, ठीक है ना। लिपिड तैयार हो गया, लिपिड जो है वो भी इसी तरह आएगा, उसकी थोड़ी सी पैकेजिंग की जाएगी, फिर यहाँ से ना इधर थोड़ा सा ना उसको वेसिकल में लिया, इस वाली वेसिकल को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम दे रहे हैं ना ये वाली जो वेसिकल्स हैं इन्हें कहा जाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। और जो ये वाली वेसिकल्स तैयार हुई हैं इनको कहा जाता है सिक्रीटरी वेसिकल्स। मेरे स्पेलिंग, अच्छा वेसिकल्स, अच्छा। यहाँ से ये वही तरीका होगा कि लिपिड जो है उसकी बहुत अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशन होगी, उसकी पैकेजिंग होगी, सारा कुछ हो गया और फिर जो है ना वो जाएगा लिपिड जो है, यहाँ से भेजते हैं इसको, लिपिड जो है ये तैयार होकर चला जाएगा सेल से बाहर जहाँ उसने जाना होगा, ठीक है ना। तो गोल्जी बॉडीज़ का यही काम है कि इसमें ना आपने याद क्या करना है, इसके सिस और ट्रांसफेज के बारे में आपने याद करना है। और एक बहुत अहम बात है जो कि आपको बतानी है वो ये कि अब सवाल आता है कि विच ऑर्गेनेली इज़ द मेजर साइट फॉर ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि मेजर साइट है फॉर ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स? तो इसका आंसर है गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब इसको जो मेन जो चीज़ है वो आपने किस तरह से इसको समझना है, मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ। कि ये देखिए जैसे कि एक सेल है, ये क्या मतलब मैंने बात की है गोल्जी बॉडी और गोल्जी लिपिड, मैं आपको वो समझाना चाहिए। ये एक सेल है, इसके अंदर ना ये है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस से कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और उसके साथ जो है ना ये गोल्जी बॉडी जो है नाराज़ होके दूसरी तरफ मुंह करके जो है ना ये प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि कोई भी प्रोटीन तैयार हुई है, ठीक है ना, कोई भी प्रोटीन तैयार हुई है जैसे कि यहाँ पे राइबोसोम है ना, तो ये प्रोटीन तैयार हो गई, ठीक है। प्रोटीन यहाँ से आएगी जाएगी और गोल्जी ऑपरेटस में जाएगी। यहाँ गोल्जी ऑपरेटस में क्या होगा
कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट इसके साथ अटैच हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाएंगे इसी प्रोटीन के साथ। और ये जो प्रोटीन है, चलो कार्बोहाइड्रेट का ना मैं ऐसा सब बना रही हूँ, ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है जब प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। इसी तरह ग्लाइकोलिपिड क्या है, ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा ये है क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। ठीक है, जो मॉडिफिकेशन का मतलब है, मॉडिफिकेशन क्या होता है कि तैयार तो हुई भी थी एक प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन तैयार है हमारे पास, लेकिन जो सेल है या जहाँ पे भेजना है ना, वहाँ पे ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में भेजना है। तो ये जो है ना गोल्जी बॉडी, इसका काम है कि ये जो है ना उसकी अच्छी तरह से मॉडिफिकेशन करते हैं। जिस तरह कि कार्बोहाइड्रेट है तो उसको जो है ना अटैच करेंगे इसके साथ, और ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना वो बाहर रिमूव आउट होगा, सेल से बाहर जाना या सेल के अंदर तैयार होना है। इसी तरह एक और जिस तरह ग्लाइकोलिपिड तैयार हो रहा है वो भी इसी तरह से तैयार होगा, और ग्लाइकोलिपिड जो है वो भी तैयार होके सेल से इस तरह से बाहर जाएंगे, या जो भी सेल की ज़रूरत होगी वो हो जाएगी पूरी। अच्छा, इसी वजह से कहा जाता है कि विच ऑर्गेनेली इज़ द मेजर साइट फॉर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो है गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब जो कि ट्रिकी बात है वो ये कि अक्सर स्टूडेंट्स को ना याद नहीं रहता कि कौन सी जो है ना ट्रांस फेज़ है और कौन सी जो है वो सिस फेज़ है, और मैच्योरिंग फेज़ किसको कहते हैं, फॉर्मिंग फेज़ किसको कहते हैं। तो इसको समझने के लिए ना सबसे पहले ना ये देखिए, आप इस चीज़ को समझें। अब यहाँ से ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो अब ख़त्म हो गया, ठीक है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। अब देखें, जो साइड जो होगी ना गोल्जी बॉडी की, जहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, कोई भी चीज़ ये जो है ना बनना स्टार्ट हो रही है, फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, जहाँ पर फॉर्म होगी कोई भी वेजिकल जो होगी फॉर्म होगी, तो उस एरिया को कहा जाएगा फॉर्मिंग फेस। ठीक है, पहली बात तो आपने ये वाली याद कर ली। दूसरी बात आपने ये इस तरह से याद करनी है कि क्योंकि ये ईआर से कनेक्टेड है ना, ईआर से कनेक्टेड है, ये वाली साइड जो है ये ही ईआर से कनेक्टेड है, और ये वाली साइड जो है ये ही ईआर के सामने। आप इस तरह से याद कर लें कि सिस जो होता है, सिस जो है इसका मतलब ही यही होता है कि सेम। सिस का क्या मतलब होता है, सेम। तो सेम से ना आप यूँ याद कर लें, सिस जो है वो सेम है, और सेम जो होता है वो सामने, सामने नहीं कहते उर्दू में, सामने, तो आप इसे सामने ये इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है ना। तो सिस जो है वो सेम और सामने, इस तरह से याद कर लें तो इससे आपको याद रह जाएगा कि जो सिस फेज़ है वो ही फॉर्मिंग फेस है, सिस फेस ही फॉर्मिंग फेस है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिस फेस, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रांस फेस जो होता है, ट्रांस फेस जो है, ट्रांस जिस तरह के उसमें केमिस्ट्री में भी होता है, ट्रांसिस और ट्रांस पढ़ते हैं ना, उसमें ट्रांस फेस जो है इसको हम ऑपोजिट से शो करेंगे। तो ये उसकी ऑपोजिट साइड पर है ना, ये वाला दूसरी तरफ है ना, ये उसके सामने है। तो ये जो ऑपोजिट साइड पे है, जैसे कि अगर एक गली है, आप ये एक घर है, ये दूसरा घर है, ठीक है ना, तो ये इसका सामने वाला दरवाज़ा है, तो ये सिस हो गया, ठीक है ना। फिर आप इधर इस वाले दरवाजे की तरफ जाने के लिए आपको गली से टर्न लेना पड़ेगा, तो ये तो ऑपोजिट साइड हो जाएगी ना, इस तरफ से जो आएंगे, तो ये हो गई ट्रांस फेस, ठीक है ना। तो ट्रांस जो है ना ये तो आपको समझ आ गया। इसके बाद जो है ना, और यही वाली जो साइड होती है यही होती है मैच्योरिंग फेस।
मैच्योरिंग फेज़ किस तरह से कि सारी जो भी प्रोटीन आ रही है, ये प्रोटीन है, ठीक है, इसकी मॉडिफिकेशन होगी बहुत अच्छी, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन हुई, इसके साथ कोई भी कार्बोहाइड्रेट अटैच किया है, जो भी सारा कुछ हुआ है, तो ये जो सारा कुछ है ये यहाँ पर तैयार होकर उसकी बहुत सारी पैकेजिंग के बाद उसको भेजा जाएगा, मैच्योर हो गई यानी कि। तो ये जो प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन, ये यहाँ से मैच्योर होके बाहर आ रही है, तो इसलिए इसको कहा जाता है मैच्योरिंग फेज, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आ जाता है। तो जो सिस वाली साइड है, ये वाली साइड, ये वाली जो साइड होती है ना, ये ही कन्वेक्स होती है, ठीक है, ये कन्वेक्स होगी साइड, ये वाली जो साइड होती है ना, ये कन्वेक्स होती है, ठीक है। और ये वाली जो साइड होती है, ये वाली जो साइड होती है, ये वाली होती है कॉनकेव। अब आप इस तरह से याद कर लें कि ये देखें, ये अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो कॉनकेव से ना आप केव जहन में रख लें, केव यानी कि गार। तो आप गार के अंदर, अंदर वाली साइड, ठीक है ना, अंदर होती है ना गार, किसी भी चीज़ के अंदर जाते हैं गार होती है। तो आपने ये वाली चीज़ ना, ये वाली साइड को इस तरह से याद कर लेना है कि ये इन साइड होती है, थोड़ी सी अंदर की तरफ गहराई होती है, ये बाहर को उभरी हुई होती है, तो ये कॉन्वेक्स है और ये जो है कॉनकेव है, ठीक है। तो इसके साथ जो है ना हमारा ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा जो है ना हम बुक से इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, गोल्जी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन फिजिशियन, क्या नाम है, कैमिलो गोल्जी। अच्छा, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनली टू बी डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले पहले जो है ना जो है ये गोल्जी बॉडी जो है ये डिस्कवर हुई थी। अच्छा, बिकॉज इट्स लार्ज साइज मेड इट ईजियर टू ऑब्जर्व, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटीन to be transported through Golgi body from where they are synthesized to where they are required in the cell। तो गोल्जी बॉडी जो है ना बस वो एक तरफ से लेती है और दूसरी तरफ दे देती है, ठीक है ना। तो जहाँ से वो सिंथेसाइज हो रही है यानी कि ईआर से सिंथेसाइज हो रही है, ठीक है, और फिर जिस जगह उसने जाना है तो वहाँ पर ये चली जाती हैं। तो बस इसका काम ना जस्ट ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ से लेकर और आगे ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है ना। द गोल्जी बॉडी इज़ द सॉर्टिंग ऑर्गेनली ऑफ दी सेल, यानी कि ये सॉर्ट आउट करती है कि कौन सी चीज़ किस तरफ जाएगी। अच्छा, दी गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी विद इन दी गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स विच मॉडिफाई दैट पैकेज्ड प्रोडक्ट्स ऑफ दी Golgi body। अच्छा, proteins are transported from the rough endoplasmic reticulum to the Golgi body, and in the Golgi proteins are modified and packaged into vesicles। अच्छा, the Golgi body therefore received protein, गोल्जी बॉडी ने रिसीव कर ली वो प्रोटीन जो कि ईआर ने भेजी थी, एंड मेड इन वन लोकेशन इन दी सेल, और जहाँ इसने जाना होता है ना उस लोकेशन में, एंड ट्रांसफ़र कर देंगी दीज टू अनदर लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन भी भेज देती हैं विद इन दी सेल, यानी कि यहाँ से ये यहाँ से लेकर इधर भी भेज सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये वहाँ से सेल्स के बाहर ही भेजें, ऐसा नहीं होता। अच्छा, फॉर दिस रीज़न द गोल्जी बॉडी कैन बी कंसीडर टू बी पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस के नाम से इसको नाम से इसका जिक्र किया जाता है, ठीक है। इससे पहले हमने ना डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन उसको हमने बुक से नहीं पढ़ा था, तो उसको भी देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक ऑर्गेनेली है इन यूकेरियोटिक सेल ओनली, ठीक है, ये वाली बात बहुत अहम है। अच्छा, ईआर जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है, कंसिस्टिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ हॉलो ट्यूब्स, फ्लैटेंड शीट, राउंड सैक्स। दीज फ्लैटेंड हॉलो फोल्ड एंड सैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्नी। अच्छा, ईआर जो है इज़ लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, कनेक्टेड होती है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, और ये दो तरह की होती हैं, स्मूथ और रफ। पहले हम स्मूथ का जिक्र करेंगे। स्मूथ के साथ जो है राइबोसोम अटैच नहीं होते, और ये सिंथेसाइज करते हैं लिपिड को, ऑयल, फॉस्फोलिपिड, स्टीरॉयड, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। और ये किस लिए ज़रूरी होते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसनट्रेशन, और
डिटॉक्सिफिकेशन, देखिए कैल्शियम कंसनट्रेशन की बात की थी, डिटॉक्सिफिकेशन ये जिस तरह से हमने ड्रग्स और अल्कोहल वाली बात की थी, और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म भी करते हैं। अच्छा, जो इसके बाद है आर ई आर की, कि आर ई आर जो है इसके साथ जो है राइबोसोम अटैच होते हैं और इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और प्लेज अ रोल इन मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। अच्छा, दिस जो है फोल्ड्स, द फोल्ड्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन जो है ना इंक्रीज़ कर देंगी, इसकी यूँ होती है ना, ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन बनी हुई थी, इसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है, किसके लिए, राइबोसोम के लिए, ताकि वो बहुत सारी प्रोटीन तैयार कर सके। ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया। राइबोसोम हमने मज़ीद जो आगे लेक्चर्स होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये गोल्जी बॉडीज़ हो गया। अब हम नया जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और वो है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो है वो होती है सिंगल मेम्ब्रेनस और इसके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स। आप यूँ सोच लें कि लाइसोसोम जो है ना, एक ख़तरनाक किस्म की ऑर्गेनेली है। ठीक है ना, इसके पास एंजाइम्स होते हैं जैसे कि प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लियस, बहुत सारे एंजाइम जिस तरह होते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा सेल है। ठीक है, उसके जो लाइसोसोम होते हैं उसके अंदर इस तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लाइसोसोम होता है इसकी जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है एसिडिक पीएच। ठीक है, और ये जो होते हैं ये वर्क करते हैं, और ये सारे जो एंजाइम्स हैं ना, ये वर्क करते हैं, वर्क ओनली इन एसिडिक कंडीशन। ठीक है, अब ये लाइसोसोम को तैयार कौन करता है, ये कहाँ से तैयार होती हैं, ये छोटी छोटी वेजिकल्स की तरह ही होती हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद गोल्जी बॉडीज़। तो ये जो गोल्जी बॉडीज़ और ईआर जो है ना, जो ये कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इनमें से ये कुछ वेजिकल्स जो तैयार करेंगे, कुछ वेजिकल्स जो होंगी ना वो बन जाएंगी लाइसोसोम, और कुछ वेजिकल्स जो होती हैं वो बड़ी होकर क्या बन जाएंगी, वैक्यूल। ठीक है, तैयार होती जाएंगी, जिस जो भी मटेरियल उसके अंदर तैयार किया जाना है, जो भी मटेरियल उसके अंदर ज़रूरी है, तो वो कुछ लाइसोसोम बन जाती हैं और कुछ वैक्यूल। और वैक्यूल वैसे जो मेजरली प्रेजेंट होता है बड़ा इस फॉर्म में, वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता इस तरह के। अच्छा, लाइसोसोम जो है इसके बारे में हम यूँ डिस्कस करते हैं कि कौन सा सेल है। जिस तरह के एक सेल होते हैं मैक्रोफेजेस, इसकी मैं खासियत के बारे में बताने लगी हूँ। मैक्रोफेज है, ठीक है ना, ये मैक्रोफेज है। अब ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। तो मैक्रोफेज क्या करेगा कि ये ना उस तरफ जाएगा, मूव करेगा और इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ये इसको इस तरह से कैच कर लेगा। ठीक है, ये इसको कैच कर लेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, इस सेल के अंदर जो है ना क्या होगा, ये बैक्टीरिया जो है ना इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इस सेल के अंदर जो है बहुत सारे लाइसोसोम प्रेजेंट हैं।
ठीक है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं। अब ये लाइसोसोम क्या करेंगे, इसको किल कर देंगे। ठीक है, इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, किल कर दिया। तो जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनकी होती है ये मैक्रोफेज, उन्हीं को ही कहा जाता है। ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं इनकी होती है एमेबॉयड मूवमेंट। ठीक है, अब ये एक मतलब एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि वाइट ब्लड सेल्स कैन मूव, ये मूव कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वो तो रेड ब्लड सेल्स भी मूव करते हैं। नहीं, रेड ब्लड सेल्स ये मूव नहीं करते, ये एक्चुअल में फ़्लो करते हैं ब्लड के साथ। ठीक है ना, इन दी ब्लड ये फ़्लो करते हैं, तो ये मूव नहीं करते। तो ये वाला जो अमल हुआ है, ये वाला जो अमल हुआ है, इसे कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इसे कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। कि ऐसा कोई भी जो किसी भी चीज़ को इनटेक कर लेना, ठीक है, सेल जो होता है इनटेक कर लेता है किसी भी पार्टिकल को, किसी भी चीज़ को, तो उसे कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं उसे खाने के लिए किया जा रहा है, किसी और मकसद के लिए भी किया जा सकता है, जिस तरह के बैक्टीरिया को किया है उन्होंने। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये एक कंडीशन बताई थी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यूज़लेस है कोई चीज़, यूज़लेस ऑर्गेनेली है। ठीक है, यूज़लेस ऑर्गेनेली है, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने कैसा माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये अब ओल्ड हो गया है और यूज़लेस हो गया है। तो सेल इसको कहेगा, किसको, लाइसोसोम को कहेगा, लाइसोसोम को कहेगा कि आप जो है ना इसको जाके क्या करें, ख़त्म कर दें। ठीक है, तो सेल जो क्या करेगा, लाइसोसोम को जो ओल्ड जो यूज़लेस ऑर्गेनेली होती है, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया या कोई भी हो सकती है, उसको किल कर देगी, उसको ख़त्म कर देगी, डीजनरेट कर देगी। तो इस अमल को कहा जाता है ऑटोफैगी। ठीक है, इसके अलावा और फंक्शंस होते हैं जो कि मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया टाइम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ना इसको हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।